हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है टॉर्क आर मोमेंट ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स, अगर हम एक बॉडी ले ले लेट ये हमारे पास एक रॉड है और इसके बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के ऊपर मैं फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो फोर्स का इफेक्ट इस बॉडी पे क्या होगा? फोर्स इस रॉड को स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, यानी इसको एक्सेलरेट करेगा, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रेट लाइन में इसको मूव करेगा। अगर मैं इस फोर्स को थोड़ा सा इस सेंटर ऑफ मास से हट के किसी दूसरे पॉइंट पे लगाऊं, लेट मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, तो फिर क्या होगा? तो फिर दो किस्म के मोशन होंगे। एक जो है ये रॉड स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, एक्सेलरेट भी होगा, ट्रांसलेशनल मोशन भी इसमें प्रोड्यूस होगा और साथ में ये थोड़ा सा रोटेट भी होगा। तो रॉड जो है कुछ देर बाद रॉड की जो सिचुएशन होगी वो इस तरह से होगी, ठीक है। ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस भी हुआ है और साथ में ये रोटेट भी हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस तरह करूं कि मैं इस रॉड के एक एंड को मैं फिक्स करूं और ये इस रॉड को मैं इस फिक्स एंड के ऊपर रोटेट करना चाहता हूं, यानी अगर हम इसको इस एंड को इस तरह से फिक्स करें कि इस एंड के अलोंग रोटेट भी कर सकता हो और मैं इस पे फोर्स लगाऊं, दूसरे एंड के ऊपर मैं फोर्स एफ लगाऊं, तो क्या होगा? सो रॉड जो है ये कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, बल्कि ये इस एंड के अलोंग क्या होगा? रोटेट होगा। तो इसका मतलब है कि फोर्स ने क्या किया? फोर्स ने इस रॉड को रोटेट किया, इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया। सो दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। इस टर्निंग इफेक्ट को फोर्स की वजह से किसी बॉडी में जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैथमेटिकली टॉर्क को हम किस तरह से मालूम करते हैं? सो लेट हमारे पास ये जो रॉड है ये इस फिक्स एंड के अलोंग रोटेट होता है, तो अगर मैं इस एंड से एक लाइन परपेंडिकुलर पास करूं तो उस लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैं अगर परपेंडिकुलर स्ट्रेट डिस्टेंस ले लूं टू द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इस पॉइंट पे फोर्स जो है वो एक्ट करता है। तो अगर मैं एक स्ट्रेट डिस्टेंस ले लूं, कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ फोर्स तक एक डायरेक्टेड स्ट्रेट डिस्टेंस ले लूं जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर हो, तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। और ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर इसलिए है कि डायरेक्टेड डिस्टेंस है जिसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की तरफ है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन to the point of action of force, point of action of force is called moment R, ठीक है। अब मैथमेटिकली हम टॉर्क को किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो टॉर्क को जो है हम टॉ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉ, दिस इज सिंबल टॉ, और ये टॉर्क हमारे पास बराबर होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट आर्म एंड फोर्स। So the cross product of moment arm and force is mathematically equal to torque, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम वो कंपोनेंट लेते हैं सेकंड वेक्टर का, वो कंपोनेंट लेते हैं जो कि फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर हो।
तो अगर मैं इस फोर्स को एफ को कुछ एंगल पे लगाऊं, यानी ये आपके आर का डायरेक्शन है एंड दिस इज एंगल थीटा, और मैं फोर्स को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं, ये हमारा एफ साइन थीटा है और ये हमारा एफ कॉस थीटा है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम खत्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो है आर एफ और साइन थीटा और साथ में हम एन यूनिट वेक्टर भी लगाते हैं, क्योंकि आर भी मैग्नीट्यूड है, एफ भी मैग्नीट्यूड है और साइन थीटा से भी एक नंबर आएगा, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड बनता है, एक स्केलर बनता है। तो इसको वेक्टर बनाने के लिए हम इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि एन यूनिट वेक्टर है, और इस एन यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन दोनों फोर्स और आर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो कंपोनेंट है जो अलोंग द आर है, जो एफ कॉस थीटा है, अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं तो क्या कोई रोटेशन, कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? नो। अगर मैं ये एंगल चेंज करूं तो फिर हमारे पास टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है टॉर्क में। अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊं तो टर्निंग इफेक्ट होगा, जी बिल्कुल, मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट होगा। तो इसका मतलब है जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो ये है, तो इसलिए हम आर एफ और फोर्स का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है आर के वो लगाते हैं। ठीक है, अच्छा अब टॉर्क जो है हमारे पास, इसका नेचर क्या है? नेचर, तो नेचर इसका है वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क हमारे पास वेक्टर है, तो अगर वेक्टर है तो इसका फिर डायरेक्शन भी होगा। तो इसका डायरेक्शन हम कैसे मालूम करेंगे? तो जिस तरह क्रॉस प्रोडक्ट का हम डायरेक्शन मालूम करते थे यूजिंग राइट हैंड रूल, उसी तरह ही हम टॉर्क का भी डायरेक्शन मालूम करेंगे यूजिंग राइट हैंड रूल। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेच द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, देन कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, द थंब गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर है वो आर है, तो आर की डायरेक्शन में हम अपने फिंगर्स राइट हैंड के स्ट्रेच करेंगे। सेकंड वेक्टर एफ है, फोर्स की डायरेक्शन में हम अपने फिंगर को रोटेट करेंगे, सो द थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क जो है हमारे पास आउट ऑफ द बोर्ड होगा। तो देखिए ये हमारे पास जो प्लेन है मोमेंट आर्म और फोर्स का इसके परपेंडिकुलर है, तो इस तरह से हम जो है टॉर्क का डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। अगर आप आर या एफ का डायरेक्शन चेंज करें तो उससे आपके पास टॉर्क का भी डायरेक्शन चेंज होगा, इनटू द बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यूनिट इसका क्या है? एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट इसका क्या है? फोर्स का यूनिट न्यूटन है और आर का यूनिट मीटर है। तो न्यूटन मीटर जो है हमारे पास यूनिट है टॉर्क का। ठीक है, अच्छा अब टॉर्क जो है हमारे पास किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स अपॉन विच टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही बात है, डिपेंड्स। किन फैक्टर्स पे टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है? तो देखिए इक्वेशन से भी वाज़ेह है कि ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट आर्म, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और साथ में एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला जो फैक्टर है हमारे पास वो क्या है? मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म, तो टॉर्क मोमेंट आर्म के साथ किस तरह चेंज होता है? तो देखिए इक्वेशन से भी वाज़ेह है कि जितना हम मोमेंट आर्म को इंक्रीज करें, अगर फोर्स और एंगल को कांस्टेंट रखें, मोमेंट आर्म के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करें, तो हमारा जो टॉर्क होगा वो इंक्रीज होगा। यानी अगर हम इस रॉड के लेंथ को बढ़ाएं तो इससे हमारे पास टॉर्क का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। और ये प्रैक्टिकली हमने देखा है। अगर आपने कहीं पे जो बड़े ट्रक हैं इनके जो टायर्स होते हैं इनका बोल्ट्स टाइट या लूज करने के लिए एक हमारे पास व्हील पाना यूज होता है, ठीक है, तो उसका जो लेंथ होता है वो कम होता है। तो जब बोल्ट बहुत ज़्यादा टाइट होता है और उसको हम लूज करते हैं तो उस पर जब हम बहुत ज़्यादा फोर्स भी लगाते हैं तो वो लूज नहीं होता। तो उसके लिए फिर ड्राइवर क्या करते हैं, एक पाइप लेते हैं
और उस पाइप को उस जो व्हील पाना है उसके हैंडल के साथ जोड़ लेते हैं। तो जो हैंडल होता है वो इंक्रीज होता है, उसका लेंथ इंक्रीज होता है। तो उसके इंक्रीज होने से मोमेंट आर्म इंक्रीज होता है। तो अगर हम कम भी फोर्स लगाए तो ज़्यादा मोमेंट आर्म की वजह से ज़्यादा टॉर्क उस पे लगता है। तो ज़्यादा टॉर्क लगने से जो है वो जो बोल्ट होता है वो लूज हो जाता है, या अगर आपने उसको टाइट करना होता है तो टाइट हो जाता है। ठीक है, तो मोमेंट आर्म को आप जितना इंक्रीज करते हैं तो कम फोर्स पे आप ज़्यादा टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, अगर आप एंगल और फोर्स को कांस्टेंट रखें। सो इसका मतलब है कि मोमेंट आर्म जो है वो इसका डायरेक्ट रिलेशन है टॉर्क का मोमेंट आर्म के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। यानी अगर हम मोमेंट आर्म इंक्रीज करते हैं तो टॉर्क इंक्रीज होता है, मोमेंट आर्म को हम डिक्रीज करते हैं तो टॉर्क डिक्रीज होता है। सेकंड जो फैक्टर है हमारे पास वो क्या है, वो है फोर्स। तो ये भी जो है आप इक्वेशन से देख सकते हैं कि फोर्स का भी जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है मोमेंट ऑफ फोर्स है या टॉर्क के साथ। यानी अगर हम फोर्स इंक्रीज करते हैं, मोमेंट आर्म और एंगल को कांस्टेंट रखते हैं और फोर्स इंक्रीज करते हैं तो फोर्स के इंक्रीज करने से टॉर्क इंक्रीज होगा। यानी कि अगर हम फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाए तो ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा टॉर्क जो है हमारे पास प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टॉर्क का फोर्स के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। जो थर्ड फैक्टर है एंगल। अच्छा, थर्ड जो फैक्टर है वो है एंगल थीटा। अब एंगल के साथ किस तरह रिलेशन है टॉर्क का या मोमेंट आर्म का? तो एंगल का जो रिलेशन है टॉर्क के साथ वो सिंपल नहीं है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो साइन फंक्शन है वो एंगल के साथ साइन फंक्शन चेंज होता है, लेकिन पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, लेकिन नेगेटिव नंबर आता है और फिर डिक्रीज होता है। तो जिस तरह साइन फंक्शन एंगल के साथ चेंज होता है उसी तरह से हमारे पास टॉर्क भी जो है वो एंगल के साथ चेंज होता है। सो देखिए, अगर हमारे पास लेट ये हमारे पास रॉड है, ठीक है, और ये हम फोर्स लगाते हैं, दिस इज आर, ये आर का डायरेक्शन है और ये फोर्स का भी डायरेक्शन है। तो एंगल कितना हुआ, एंगल जीरो हुआ। तो अगर एंगल जीरो है तो टॉर्क कितना होगा, आर एफ साइन ऑफ जीरो। सो टॉर्क जो है हमारे पास जीरो होगा। जब एंगल मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान जीरो होगा तो टॉर्क भी जीरो होगा। अब अगर मैं एंगल को इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, जो फोर्स का एंगल है वो मैं इंक्रीज करता हूँ, तो एंगल के इंक्रीज होने से टॉर्क भी इंक्रीज होता है। इंक्रीज होते होते मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम। सो साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जब एंगल 90 डिग्री हो तो साइन फंक्शन की वैल्यू 1 आती है और 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो 0 से लेकर 90 तक तो हमारे पास टॉर्क का मैग्नीट्यूड एंगल के साथ इंक्रीज होता है। सो टॉर्क इंक्रीजेस फ्रॉम, या अगर हम इस तरह से लिखे कि थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, ठीक है, या अगर हम इस तरह लिखे कि टॉर्क इंक्रीजेस विद एंगल फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री तक हमारे पास टॉर्क में इंक्रीज आता है एंगल के साथ। अब अगर एंगल जो है हम 90 से बढ़ाते हैं, इस तरह से एंगल बढ़ाते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास टॉर्क क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास पूरा का पूरा फोर्स जो है वो वाई कंपोनेंट बन गया, लेकिन अगर हम एंगल इंक्रीज करते हैं तो फिर हमारे पास वाई कंपोनेंट फोर्स का डिक्रीज होता जाता है। तो टॉर्क हमारे पास डिक्रीज होगा, टॉर्क डिक्रीजेस विद एंगल फ्रॉम, कितने एंगल से कितने तक, 90 टू 180 डिग्री। 90 से 180 डिग्री तक टॉर्क क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगेन 180 पे अगर ये फोर्स है और ये आर है, या ये देखिए फोर्स
का ये डायरेक्शन है और ये आर है, एंगल अगर 180 डिग्री हो तो टॉर्क कितना होगा, जीरो। सो एट सिर्फ 0 डिग्री पे टॉर्क जीरो नहीं होगा, बल्कि 180 पे भी टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अच्छा अब सिचुएशन इसके बाद बदल जाती है। अगर हम एंगल को 180 डिग्री से बढ़ाते हैं फिर क्या होगा, साइन फंक्शन को अगर आप 180 से ज़्यादा एंगल दे दे, साइन 190 200, तो साइन फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव बन जाती है। ठीक है, तो अगर मैं एंगल को 90 डिग्री से इंक्रीज 180 डिग्री से एंगल इंक्रीज करता हूँ, ये अगर आपका आर है और ये अगर आपका फोर्स है, ठीक है, तो एंगल आपका 180 डिग्री से इंक्रीज हो। अब देखें फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो जो रॉड होगा पहले 0 से लेकर 180 तक ये रोटेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा था, ये रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, टॉर्क पॉजिटिव था। अब सिचुएशन बदल गई, अब फोर्स का ये डायरेक्शन है, तो अब जो है ये रॉड क्या होगा, ये आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। ठीक है, तो 180 से 270 तक हमारे पास टॉर्क में इंक्रीज आएगा, लेकिन नेगेटिव होगा, टॉर्क का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, एंड टू द बोर्ड होगा। ठीक है, देखें अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करें, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर। अब फोर्स का ऊपर डायरेक्शन नहीं है, फोर्स तो अब नीचे है, 180 से एंगल ज्यादा हुआ, तो अब हम जो राइट हैंड के फिंगर है उनको इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स रोटेट करे, सो थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब टॉर्क जो है इनटू द बोर्ड होगा। तो 180 से जैसे एंगल इंक्रीज होता है, हमारे पास जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, वन नेगेटिव होगा। सो फ्रॉम 180 टू 270 टॉर्क इंक्रीज तो होगा, इंक्रीजेस, लेकिन कौन सा टॉर्क होगा, नेगेटिव टॉर्क होगा। और 270 से अगेन 360 तक अगर हम 270 से एंगल को इंक्रीज करें तो क्या होगा, टॉर्क हमारे पास डिक्रीज होगा, क्योंकि वाई कंपोनेंट अगेन कम होता जाएगा और फाइनली 360 पे वाई कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, टॉर्क जीरो होगा, नेगेटिव होगा लेकिन डिक्रीज होगा। तो 270 से लेकर 360 तक टॉर्क डिक्रीज होगा और होगा कौन सा, नेगेटिव टॉर्क। तो इस तरह से हमारे पास टॉर्क जो है वो एंगल के साथ इसका कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। 0 से 90 तक टॉर्क इंक्रीज होता है, पॉजिटिव होता है, 90 से 180 तक डिक्रीज होता है, पॉजिटिव होता है, फिर 180 से 270 तक हमारे पास टॉर्क जो है वो इंक्रीज तो होता है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, रोटेशन जो है वो उलट हो जाती है। तो 180 से 270 तक टॉर्क इंक्रीज होता है लेकिन नेगेटिव होता है, और 270 से 360 तक टॉर्क डिक्रीज होता है और नेगेटिव होता है। तो कन्वेंशन हमारे पास ये है कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क होगा, यानी अगर ये रॉड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, टॉर्क आउट ऑफ द बोर्ड है, तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन जैसे चेंज होती है, टॉर्क जो है हमारे पास क्लॉकवाइज बन जाता है, तो उसको हम वो टॉर्क हमारे पास नेगेटिव होगा। सो कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से टॉर्क पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से टॉर्क नेगेटिव होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉर्क एंड दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द वेक्टर पोर्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 2। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। थैंक यू।